ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों पर किसानों को नए कृषि कानूनों को लेकर भ्रमित करने का आरोप लगाया। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा, कोविड टीके के उत्पादन की सभी तैयारियां पूरी, टीके की खुराक हर व्यक्ति को जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का खाका भी है तैयार। राज्य सरकार 5000 से अधिक नियोजित शिक्षकों की डिग्रियों की करवाएगी जांच, उप निदेशक के नेतृत्व में विशेष टीम का हुआ गठन। और राजधानी पटना समेत पूरा प्रदेश ठंड और घने कोहरे की चपेट में, पछुआ हवा बहने से पारा में लगातार आ रही है गिरावट। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ, कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों पर कृषि कानूनों को लेकर किसानों के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए राजनीति कर रहा है। विपक्षी दलों का पाखंड है, वो लोकतंत्र में पराजित हुए हैं और पराजित होने के बाद कहीं भी अवसर मिलता है तो उनको लगता है यही हमारा मौका है तो उसका लाभ उठाए, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अरे खुद शरद पवार ने एपीएमसी कानून यूपीए के कृषि मंत्री के तहत मॉडल कानून तैयार किया और सभी राज्यों को दिया। सभी राज्यों में से 10 राज्यों ने उसको स्वीकार भी किया, तब अच्छा था एपीएमसी का मॉडल कानून। और आज अगर हम करते हैं तो बुरा है, ऐसा कैसा होगा। श्री जावड़ेकर ने कहा कि ये कानून किसानों के हित में है। उन्होंने कहा कि अनुबंध आधारित खेती के मुद्दे पर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, डीएमके और अन्य विपक्षी दल पाखंड कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जहां तक मुद्दा है, अभी 20 राज्यों ने ऑलरेडी कानून किया ही है, तो राज्यों ने कानून किया तो वो करेक्ट है। वो रद्द करने की मांग क्यों नहीं करते फिर? अगर केंद्र का कानून रद्द करना है तो राज्यों के भी रद्द करने पड़ेंगे। तो राज्यों के कानून चल रहे हैं और केंद्र का केवल रद्द करोगे, ऐसा तो नहीं होता ना। और ये तो अमरिंदर सिंह ने पेप्सी कोला के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उद्घाटन किया, तो तब ये व्यवस्था जब कानून भी नहीं था। अब तो किसान के हित में कानून भी बना है उसको संरक्षण देने वाला। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी कृषि से संबंधित कानून लाने का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि किसानों ने लागत के अलावा लाभकारी मूल्य दिए जाने की मांग की थी और सरकार उन्हें लागत से 50% अधिक मूल्य दे रही है। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि देखो, इस साल कानून लागू होने के बाद भी एपीएमसी चली, आपने धान बेचा, आपको एमएसपी मिली, तो एपीएमसी भी जीवित है, एमएसपी भी जीवित है और व्यवस्था चालू रहेगी। आगे भी कानून में कहाँ लिखा है कि एपीएमसी को ताला लगाएंगे? नहीं लिखा है, क्योंकि एपीएमसी चालू रहेगी, लेकिन एपीएमसी के बाहर बेचने की भी सुविधा रहेगी, इतना ही उस कानून में कहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में विपक्ष द्वारा कही गई बातों को भ्रामक और झूठ ठहराया है। इस बिल के पारित होने के बाद 336 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदारी 33 लाख किसानों से हो चुकी है। 60,000 करोड़ रुपया से ज्यादा इनके खाते में जा चुका है। 60% इनमें से सिर्फ और सिर्फ पंजाब के किसान हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? ये खरीदारी मंडियों में हुई। इसका मतलब विपक्ष ने जो भ्रम फैलाया कि मंडी बंद हो जाएगी, वो भी झूठ। विपक्ष ने जो भ्रम फैलाया एमएसपी का ऑपरेशन नहीं होगा, वो भी झूठ। विपक्ष का झूठ और सरकार की प्राथमिकता प्रमाणित हो चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वैज्ञानिक स्वीकृति मिल जाने के बाद देश में कोविड महामारी के टीके का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि टीके के उत्पादन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और टीके की खुराक देश के हर व्यक्ति को जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के लिए भी खाका तैयार कर लिया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने टीके को आपात स्थिति में उपयोग में लाने की स्वीकृति के लिए आवेदन किया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने टीका उत्पादन करने वाली कंपनियों और वैज्ञानिकों से बातचीत की है।
भारत में 6 संभावित टीकों पर नैदानिक परीक्षण किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कुछ टीकों को अगले कुछ सप्ताह में लाइसेंस मिल जाने की संभावना है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से टीकों के उत्पादन से संबंधित तैयारियां कर रही है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 का टीका लगाने के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल इस साल अगस्त में गठित कर लिया गया था। केंद्र सरकार ने 7 अगस्त को एक अन्य मैकेनिज्म भी गठित किया जिसको नेगवैक कहते हैं, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19। नेगवैक का जो मैंडेट है वो है कि पॉपुलेशन ग्रुप्स को प्रायोरिटाइज करना, प्रोक्योरमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर सरकार को परामर्श देना, वैक्सीन का चुनाव कैसे किया जाए, वैक्सीन डिलीवरी कैसे की जाए और जिन लोगों को वैक्सीन दी गई उनका ट्रैकिंग मैकेनिज्म क्या हो, इसके बारे में सरकार को जानकारी देना। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि राज्य में कोरोना टीकाकरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि 1 स्टेट वैक्सीन स्टोर, 10 रीजनल वैक्सीन स्टोर, 38 जिला वैक्सीन स्टोर और 625 कोल्ड चेन प्वाइंट चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि टीकाकरण के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को और दूसरे चरण में अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को टीके दिए जाएंगे। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.31% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 674 मरीजों को छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,33,791 हो गई है। वहीं इसी अवधि में 684 नये मामलों की भी पुष्टि हुई। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 5,157 है। एक दिन में कोरोना के 3 मरीजों की मौत के साथ ही इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,300 हो गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राजधानी पटना समेत पूरा प्रदेश ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवा चलने से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज से हवा की गति तेज होने के साथ अधिकतम और न्यूनतम तापमान में और कमी आएगी। इधर घने कोहरे के कारण दृश्यता में काफी कमी आई है, जिसका असर विमान, रेल और सड़क यातायात पर देखा जा रहा है। पटना एयरपोर्ट से कल 13 विमान अपने निर्धारित समय से विलंब से उड़े। वहीं कई रेलगाड़ियां भी अपने निर्धारित समय से काफी देरी से अपने गंतव्य पर पहुंची। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोसी मेची नदी को जोड़ने की परियोजना के लिए 4,900 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है और जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने ये जानकारी दी। निगरानी जांच ब्यूरो की अनुशंसा पर प्रदेश के विद्यालयों में कार्यरत 5,209 नियोजित शिक्षकों के शिक्षक प्रशिक्षण की डिग्रियों की जांच की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए उप निदेशक के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया है। यह टीम पहले संदिग्ध डिग्रियों का सत्यापन करेगी और फिर दोषी पाए जाने वाले शिक्षक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने और उन्हें सेवा मुक्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। जिन डिग्रियों को संदिग्ध पाया गया है उनमें से अधिकांश पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, उत्तराखंड और असम के निजी संस्थानों द्वारा निर्गत किए गए हैं। राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति, पोशाक प्रोत्साहन, साइकिल और नैपकिन वितरण जैसी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए चालू शैक्षणिक सत्र में छात्र छात्राओं की विद्यालय में 75% उपस्थिति की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि कोरोना के कारण ऑनलाइन पठन पाठन की व्यवस्था को देखते हुए ये फैसला किया गया। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रदेश में नवंबर महीने में आपराधिक घटनाओं में 22.9% की कमी आई है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार नवंबर महीने में 18,082 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जबकि जुलाई से सितंबर महीने तक औसतन 23,209 घटनाएं दर्ज की गई। नवंबर में हत्या की घटनाओं में 13.53% की कमी आई है, जबकि अपहरण के मामलों में 300% की बढ़ोतरी देखी गई है। राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक नागरिक सुरक्षा अरविंद पांडे की 4 वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी है। वर्ष 1995 में एकीकृत बिहार के पलामू के मनातू प्रखंड के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी भवनाथ झा की हत्या के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में ये कार्रवाई की गई है।
सृजन घोटाले के दो मुख्य आरोपियों अमित कुमार और रजनी प्रिया की संपत्तियों को जब्त करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सीबीआई की अदालत के निर्देश पर इसके लिए 3 अंचलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है। संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई कल से शुरू होगी। अमित कुमार सृजन की संस्थापक मनोरमा देवी के पुत्र हैं और रजनी प्रिया उनकी बहू हैं। बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए पटना में चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा में 50 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से 2 दलालों को भी गिरफ्तार किया गया। इससे पूर्व भी धोखाधड़ी के मामले में 7 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शराबबंदी कानून को लागू करने में लापरवाही बरतने के आरोप में रोहतास, कैमूर और गया जिले के 4 थानाध्यक्षों को निलंबित कर दिया गया है। किसानों को निर्धारित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध नहीं कराने के आरोप में पटना जिले के 10 खाद दुकानदारों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के हरबल्लभपुर गांव में पुलिस ने एक मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। किसान संगठनों द्वारा बुलाये गये भारत बंद से जुड़ी खबरें आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है। हिन्दुस्तान ने लिखा है बिहार में ट्रेनें रोकी, हाईवे जाम। प्रभात खबर लिखता है कृषि कानून वापस नहीं लेगी सरकार, आज नया प्रस्ताव। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है बेनामी जमीन रखने वालों की खैर नहीं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है ब्रिटेन में कोविड टीकाकरण शुरू, पहला टीका 91 साल की होने जा रही कीनन को लगा। दैनिक आज ने लिखा है चिकित्सा शिक्षा में बदलाव के विरोध में 11 दिसंबर को देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों पर किसानों को नए कृषि कानूनों को लेकर भ्रमित करने का आरोप लगाया। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कोविड टीके के उत्पादन की सभी तैयारियां पूरी, टीके की खुराक हर व्यक्ति को जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का खाका भी है तैयार। राज्य सरकार 5000 से अधिक नियोजित शिक्षकों की डिग्रियों की करवाएगी जांच, उप निदेशक के नेतृत्व में विशेष टीम का हुआ गठन। और राजधानी पटना समेत पूरा प्रदेश ठंड और घने कोहरे की चपेट में, पछुआ हवा बहने से पारा में लगातार आ रही है गिरावट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।